कंजेनाइटल भी इन्फेक्शन होते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल, नाम तो सुना ही होगा, टॉर्च जलाने वाली नहीं, बुझाने वाली, ये बुझा देती है बच्चे को। और ये जो टॉर्च है ये भी बच्चे को कैटरेक्ट करवा सकता है, पढ़ा है मैंने आपको, याद करो अपने का। ठीक है सर, और कोई है? ड्रग भी है, अगर माता जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ड्रग्स का सेवन ज्यादा कर लेती हैं तो उन ड्रग की वजह से भी बच्चे को कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो सकता है। समझ आ रहा बच्चे? तो ये आपने कहा ठीक है, जेनेटिक भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकता है। तो वो ड्रग में कौन सा है? चलो नाम बता देता हूं, टेट्रासाइक्लिन। अगर माँ ने टेट्रासाइक्लिन का ओवर यूज किया है, इस वजह से बच्चे को कंजेनाइटल कैटरेक्ट होने के चांस बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर इन्फेक्शन की बात करूं तो कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो कंजेनाइटल है और और क्या कर सकता है? कैटरेक्ट कर सकता है। आंसर है रूबेला। याद रखना बच्चे, कंजेनाइटल कैटरेक्ट का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा कॉज है? रूबेला। और जो किसके अंदर आता है? टॉर्च के अंदर। नाम तो सुना ही होगा आपने। समझ आ रहा है बच्चे? ये सब चीज हैं। तो आपने कहा और कुछ, ये जो दिख रहा है ना बच्चे, देखो दैट इज द, मैंने बोला था आपसे, दैट इज द ओपेक पार्ट, क्लाउडी पार्ट ऑफ आईज, एंड दैट इज नोन एज द कैटरेक्ट। एक आइज ठीक है, एक आइज है एबनॉर्मल, और इस आइज में क्या हुआ है बच्चे? कैटरेक्ट। ये यूनिलेटरल भी हो सकता था और बाइलेटरल भी हो सकता है। इस केस में यूनिलेटरल, एक आंख ठीक है और एक आंख में प्रॉब्लम है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, तो ये सब जो है टारगेट जोधपुर एम्स, सर ऐसे राइट करके स्ट्रीम कराओ। हाँ बेटा मैं राइट करके करा रहा हूँ। बात यह है कि पीपीटी में मैं बनाने का फायदा ये होता है कि कुछ कंटेंट जब मैं स्लाइड बदल लेता हूं तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है बेटा? तो इन दैट कंडीशन, आपने कहा ये जो कैटरेक्ट है, ये कैटरेक्ट का किस वजह से? कैटरेक्ट का रीजन बहुत सारे बताए थे मैंने। आपने कहा एक बार रीजन को रिवाइज कर दीजिए, तो रीजन को मैं रिवाइज कर देता हूं आपसे। मैंने कहा था इनहेरिटेंट, अभी बताया मैंने आपको, इनहेरिटेंट का मतलब जेनेटिक हो सकता है। फिर मैंने बताया था इन्फेक्शन, बताया था ना, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी कर सकता है, माँ की डायबिटीज और ट्रॉमा भी करा सकता है, और ड्रग भी करा सकते हैं। आपने कहा कौन सा ड्रग? मैंने अभी अभी बताया आपको कौन सा ड्रग बच्चे? टेट्रासाइक्लिन। कौन सा बताया मैंने आपको? टेट्रासाइक्लिन। क्लियर बच्चे? और क्या है? इन्फेक्शन से मीजल्स और रूबेला मोस्ट कॉमन कॉज। स्टार बना लेना, मैंने अभी बताया था। रूबियोला भी है, चिकन पॉक्स भी है, साइटोमेगालो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस को भी स्टार बना लेना। टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी करवा सकता है क्या? कंजेनाइटल कैटरेक्ट। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई, पीजीआई चंडीगढ़ 2012। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ लो जो मैं आपसे कह रहा हूं। आपने कहा ऋतिक शर्मा बेटा नॉर्थ साइड का रिजल्ट आना तो इसी महीने चाहिए था, तो देखो कब तक आता है। वैसे जो दिन जा रहा है वही जा रहा है, कभी भी आ सकता है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, तो ये जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से भी हो सकता है। आपको मेन बातों को ध्यान रखिए। कौन सा ड्रग? टेट्रासाइक्लिन। कौन सा इन्फेक्शन? रूबेला और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, याद हो तो, रेड रिफ्लेक्स। याद है किसी को? बताया था मैंने कल। मैंने बताया था बच्चे को कितना सेंटीमीटर दूर रखना है। कपिल शर्मा बेटा व्हाट इज टॉर्च? अगर बेटा आपको इतना ही नहीं पता टॉर्च क्या है तो फिर कैसे बताऊं मैं आपको? बेटा टॉर्च जो है, टॉर्च जो है, कंडीशन समझो। T इज इक्वल टू टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R इज इक्वल टू रूबेला, C इज इक्वल टू साइटोमेगालोवायरस और H इज इक्वल टू हर्पीस सिम्प्लेक्स। ये पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है बेटा? तो आपने कल मैंने कितना बताया था रेड रिफ्लेक्स का? याद करो आप। मैंने बताया था, हाँ वेरी गुड एनबी साहू, वेरी नाइस। चलो कल की क्लास याद आ रही है, बहुत बढ़िया अरविंद, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा। तो दैट इज द, ऑल द आंसर इज 50 सेंटीमीटर मिनिमम। ठीक है? हाँ 50 सेंटीमीटर है बच्चे को रखना चाहिए। ठीक है बच्चे? 30 सेंटीमीटर पहले था, अभी जो नई गाइडलाइन है इसमें कम से कम बच्चे को 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए न्यू गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है बच्चे? और जो ओल्ड है दैट इज द 30।
क्लियर बच्चे? हाँ, डीपी बंसल, ठीक है बेटा। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा रेड रिफ्लेक्स, मैंने कल कहा था रूम कैसा लेंगे हम, कैसा रूम लेंगे, डार्क, कैसा रूम लेंगे, डार्क। और डार्क रूम में हम जब जब रखेंगे टॉर्च बच्चे की आंख के सामने, सो इन दैट कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस बच्चे की आंख कैसी दिखाई देगी। देखो ये जो रेड दिख रहा है दैट इज नॉर्मल, कल मैंने बोला था तभी तो इसका नाम रेड रिफ्लेक्स है। समझ आ रहा है बच्चे? तभी तो इसका नाम क्या है, क्या है, दैट इज द रेड रिफ्लेक्स। तो जो रेड रिफ्लेक्स है उसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। अगर दोनों ब्लैकिश पार्ट में मुझे रेड पार्ट दिखाई दे, अगर मुझे एक में रेड और एक में कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा, ये स्टिल क्या दिखाई दे रही है मुझे, ब्लैक। क्लियर है? और इसका मतलब है कि कलर कैसा दिखाई दे रहा है मुझे, व्हाइट। इन दैट कंडीशन इस बच्चे को कैटरेक्ट है। अगर मुझे रेड कलर दिखाई नहीं देता तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस बच्चे को क्या हुआ है, कैटरेक्ट। रेड है, याद करो जब पहले हम लोग पहले जब कैमरे होते थे, रील डलती थी उस कैमरे में, याद है आपको? अब आ गए डिजिटल कैमरे आ गए, पहले नहीं होते थे, पहले रील डालते थे और अंधेरे में किसी का फोटो लेते थे, आंखें लाल आती थी और फिर कहते थे यार पूरा फोटो खराब कर दिया तूने। याद है वो दिन? पूरा फोटो खराब नहीं किया तू, नॉर्मल इसलिए तेरी रेड आई है, अगर तुझे कैटरेक्ट होता तो तेरी भी नॉर्मल आती, ब्लैकिश और या व्हाइट। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन कि ये जो रेड कलर आना ये नॉर्मल है। तो अगली बार फोटो में तुम्हारे रेड कलर आए आंखों में तो खुश हो जाना कि मैं ठीक हूं, कम से कम जो भी है कैटरेक्ट तो नहीं है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो वैसे भी कैटरेक्ट जो है वो ब्लाइंडनेस कर सकता है, तो कैटरेक्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। अभी ब्लर्ड है, आगे जाकर मामले खत्म हो जाएगा पूरा, आंखें पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, कैटरेक्ट में ब्लाइंड। तो ये सब चीजें हैं जो आप याद रखना, ठीक है बच्चे? इन दैट कंडीशन आपने कहा और कोई प्रॉब्लम साथ पाई जाती है कैटरेक्ट के? बिल्कुल साथ पाई जाती है। इसके साथ कई बार लेजी आईज पाई जाती, क्रेजी आईज नहीं कहा, लेजी आईज। और लेजी आईज को साइंस में कहते हैं एम्ब्लोइपिया। एम्ब्लोइपिया इज द टर्म यूज फॉर लेजी आईज, लिख लेना काम आएगा, ठीक है बच्चे? एम्ब्लोपिया भी कर सकता है। आपने कहा और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, निस्टेगमस। आप जानते ही हो क्या होता है निस्टेगमस, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आईबॉल, आंखें यहां से वहां भटकती रहती हैं। तुम्हारी तो अलग तरीके से भटकती हैं, ये अलग है बच्चे, ये वैसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आंखें एक जगह नहीं रहती हैं, कभी इस पर कभी उस पर कभी किसी पर, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। और स्ट्रेब्स में क्या होता है, दोनों आंखें एक पॉइंट पर नहीं होती, दोनों आंखें एक पॉइंट पर नहीं होती, दोनों आंखें अलग अलग पॉइंट पर होती हैं। समझ में आ रहे हो? तो दोनों आंखों में कोई अलग अलग है, इस आंख में कोई और है, इस आंख में कोई और है। इसे कहते हैं स्ट्रेस मिस, के दोनों आंखें एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं कर सकें या पॉइंट आउट नहीं कर सकें। समझ में आ रहा है? तो इन दैट कंडीशन, हाँ डांसिंग ऑफ आईज, सुरेश चौधरी बिल्कुल, डांसिंग आंखों से भी ना सकते हैं, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई बॉल। सो इन दैट कंडीशन निस्टेगमस से स्ट्रेस मिस है, सर्जिकल करेक्शन। इन अंडरलाइन कर लेना, अगर कंजेनाइटल कैटरेक्ट है इसका बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए इसकी सर्जरी 6 वीक से 3 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए। दैट द बेस्ट टाइम फॉर द सर्जरी ऑफ द कंजेनाइटल कैटरेक्ट। आपको सर्जरी करनी है तो इन दैट कंडीशन आपको ये याद रखना है कि दैट इज द एज एप्रोप्रिएट इज 6 मंथ टू 3 ईयर। आई होप सो इतना समझ में आया होगा आपको कंजेनाइटल कैटरेक्ट के बारे में। बताइए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कंजेनाइटल कैटरेक्ट का, जल्दी बताइए। मीजल्स। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कंजेनाइटल कैटरेक्ट का? बताइए क्या है मोस्ट कॉमन कॉज। भुवनेश खरीदिया, ये बढ़िया समझ में आया। हाँ बेटा ऐसी समझ में आएगा, भाषा तेरे को मैं जानता हूं। एम्ब्लोपिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, ट्रीटमेंट अब धीमे धीमे जो ट्रीटमेंट है वो आई का सपोर्ट पैच लगा सकते हैं आईज पे, पर वो परमानेंट इलाज नहीं माना जाता। वेरी गुड रूबेला, वेरी नाइस। चलो सब लोग जाग रहे हो, इतना बहुत जरूरी है, सबके आंसर आ रहे हैं, एक्सीलेंट। चेतन, महावीर, विशंबर, मनीष, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट।
तो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस फॉर द नेम ऑफ रूबेला। ठीक है बच्चे, और सर्जरी का सही टाइम पूछे तो भूलना मत, क्या आंसर 6 वीक टू 3 मंथ। और रेड रिफ्लेक्स साइन प्रेजेंट रहेगा एब्सेंट रहेगा कैटरेक्ट में, आंसर है एब्सेंट। आई होप सो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बेटा, सब लोग जागते रहो ऐसे ही। द नेक्स्ट कंडीशन कंजेनाइटल डेफनेस। ये जो डेफनेस है वो बच्चों में कई बार कंजेनाइटल हो जाती है, जन्म से ही डेफनेस आती है, और जन्म से जो डेफनेस आती है उसमें हमें क्या देखना है, इन दैट कंडीशन कि ये जो है डेफनेस, वो अगर बात करें कि डेफनेस का मतलब है हियरिंग लॉस होना या कम होना। ठीक है बच्चे, ये मेनली टाइप्स अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप्स की हो सकती है कंजेनाइटल डेफनेस का मतलब 3 टाइप है। ठीक है बच्चे, पहला कौन सा है, कंडक्टिव, याद रखना कंडक्टिव, दूसरा है सेंसरी न्यूरल, और तीसरा है मिक्स्ड। लिखा ना बेटे तू निर्दिति इसको करवाओ ना भैया इसको करवाओ ना पहला। तो कितने टाइप का बताया बच्चे मैंने आपको, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड। आप ये भी जानते हो कंडक्टिव का मतलब प्रॉब्लम किसमें आ रही है, दैट इज द बोन कंडक्शन। पेंसिल पकड़ा और लिखो किसमें बच्चे, बोन कंडक्शन में। भैया समझ आ रहा है बच्चे। आपके बाद सेंसरी न्यूरल में जो प्रॉब्लम है ये हम जानते हैं, दैट इज द क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम बच्चे क्रेनियल नर्व, और हम कहें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। समझ में आया बच्चे। और मिक्स्ड का मतलब है दोनों में प्रॉब्लम है, कंडक्टिव भी है और सेंसरी न्यूरल भी है। याद करो जिसने भी क्लास अपना अटेंड किया है, याद करो जिसने भी पहले पढ़ा है, एक डिजीज पढ़ाई थी मैंने आपको, जॉन्डिस, याद आए वो दिन, समझ में आया बच्चे। और मिक्स्ड का मतलब है आप ये भी जानते हो कंडक्टिव का मतलब प्रॉब्लम किसमें आ रही है, दैट इज द बोन कंडक्शन। किसमें बच्चे, बोन कंडक्शन में। समझ आ रहा है बच्चे। आपके बाद सेंसरी न्यूरल में जो प्रॉब्लम है ये हम जानते हैं, दैट इज द क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम बच्चे क्रेनियल नर्व, और हम कहें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। समझ में आया बच्चे। और मिक्स्ड का मतलब है दोनों में प्रॉब्लम है, कंडक्टिव भी है और सेंसरी न्यूरल भी है। याद करो जिसने भी क्लास अपना अटेंड किया है, याद करो जिसने भी पहले पढ़ा है, एक डिजीज पढ़ाई थी मैंने आपको, जॉन्डिस, याद आए वो दिन, जॉन्डिस या हाइपर बिलिरुबिनेमिया, याद आ रहा है। उसमें एक वर्ड था कंडक्टरस, बहुत बढ़िया, क्या था, कंडक्टरस। ये जो कंडक्टरस है ये बच्चे में हियरिंग लॉस करवा देता है। ये जो है वो क्या करवा देता है, हियरिंग लॉस करवा देता है। और हियरिंग लॉस कौन सी कैटेगरी का होता है, आंसर है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कौन सा बच्चे, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। याद आ रहा है। तो अगर बोन की, यानी कि हम सब जानते हैं मिडिल ईयर, पकड़ा और फिर भाई को अगर मिडिल ईयर की प्रॉब्लम है, अगर मिडिल ईयर की प्रॉब्लम है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस पाए जाने के चांस ज्यादा हैं। मन में ये आता है सर हियरिंग लॉस किससे कम, हम सबको पता है आवाज की जो इंटेंसिटी है वो डेसिबल में नापी जाती है, हाँ या ना बच्चे। तो अगर बच्चा लेस देन 20 डेसिबल, अगर बच्चा 20 डेसिबल की साउंड को नहीं सुन पाता, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर बच्चा 20 डेसिबल की साउंड को नहीं सुन पाता है तो इसको हियरिंग इंपेयरमेंट है।
ठीक है बच्चे। तो अगर ये मैं आपसे कहूं कि अगर 20 डेसिबल से कम की साउंड को नहीं सुनता है तो इसका इतना तो कन्फर्म है कि इसको प्रॉब्लम है हियरिंग, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो सीवियर हो, हियरिंग प्रॉब्लम तो है। कितने से कम? 20 से कम। हम आप सुन सकते हैं, हम नॉर्मल है, हम 20 से कम की आवाज को सुन सकते हैं, ये बच्चा नहीं सुन पा रहा है। अब बात ये आती है सर कितना सुन रहा है, तो क्या कहेंगे? अगर 20 से लेके 39, अगर 20 से लेके 39 डेसिबल की साउंड को सुन लेता है, इसका मतलब इसको माइल्ड, इतनी साउंड को भी नहीं सुनता तो ये क्या है? इसको माइल्ड हियरिंग लॉस। अगर 40 से लेके 59 की साउंड को नहीं सुनता, अरे है ना बच्चे, तो ये हुआ मॉडरेट। और अगर 60 से लेके दैट इज फॉर द 79, इतनी साउंड को भी नहीं सुनता तो दैट, सॉरी 89, तो इतना साउंड को भी नहीं सुनता तो ये फिर हुआ बच्चे सीवियर। इतनी आवाज को भी नहीं सुने, ये तो बहुत तेज आवाज है, तो ये सीवियर है। इतनी को नहीं सुन रहा तो ये मॉडरेट है। ठीक है बच्चे। और बेटा तू इतनी को तेरे नहीं सुन पास रहा कर ले तो जो ये भाई को तो माइल्ड है। सीखा तो हाँ खाई बिल्कुल, टेस्ट का नाम है बैरा। सब बहुत बढ़िया बोला बेटा। बाहर बैरा, तक क्यों धरी जो तक क्यों जगदीश ली जो प्रसाद, मेरे बैरा तरह करते हैं तक क्यों धर बिल्कुल। ली जो और आगे बैरा तेरे होता पढ़ ली है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ठीक है बच्चे। तो ये सब जो चीजें हैं वो आप याद रखना कि हम हियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हियरिंग लॉस हो रहा है। अब हियरिंग लॉस क्यों हुआ? अगर हियरिंग लॉस क्यों हो रहा है, रीजन क्या है हियरिंग लॉस का? बच्चे कमेंट बंद इसलिए नहीं करवा रहा मैं अभी, क्योंकि मैं एमसीक्यू कराऊंगा, और एमसीक्यू कराऊंगा तो मुझे पता कैसे पड़ेगा तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है ना बेटा। तो इन दैट कंडीशन ये जो है रेने और बेवर टेस्ट, रेनी और दीपुमीना, रेनी और बेवर दो टेस्ट होते हैं। अब वहां से चलो ठीक है बाहर की आपने काट बता दे। दिया, रेनी और बेवर ये जो टेस्ट हैं ये हियरिंग टेस्ट है, ये सही है, ये हियरिंग टेस्ट करते हैं, पर ये न्यूबॉर्न बच्चे में काम नहीं आते। न्यूबॉर्न बच्चे में काम आते हैं नियोनेट में बैरा। समझ में आ रहा है बच्चे? वेरी गुड। तो इन दैट कंडीशन जो रहने हैं, अब ये हमने कहा हियरिंग के बारे में। कॉज कोई पूछे आपसे क्या कॉज है, तो ये कंजेनाइटली होता है। ठीक है बच्चे। और बच्चा कितने से कम को नहीं सुन रहा, मैंने अभी बताया था आपको 20 डेसिबल से कम नहीं सुनेगा, इसका मतलब बच्चे को हियरिंग इंपेयरमेंट है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू नो अबाउट द कंजेनाइटल हियरिंग लॉस। आपने कहा और कुछ सर, इसके कॉज बता दीजिए। कॉज बता रहा हूं, आप स्टार कलर बना लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चे, ये काम आएगा आपके एग्जाम में। इन्फेक्शन याद करो, रूबेला, मैंने एक बात बोली थी इसके बारे में, जिसने फ्रेंड की है, ये बीमारी नहीं तबाही है। कौन? रूबेला। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको रूबेला ना करता हो। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दैट नॉर्मल साउंड क्या होता है, कितना सुन सकते हैं गोलू शर्मा? नॉर्मल वो है जो 0 से लेकर 20 तक सुन सकता है, फुसफुसाहट को भी सुन सकता है, वो होता है नॉर्मल। ठीक है बेटा। सो इन दैट रूबेला हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन है, वो भी क्या करवा सकते हैं? डेफनेस, प्री मैच्योर बर्थ। आपने कहा प्री मैच्योर बर्थ कैसे करवाएगा? प्री मैच्योर इंसान का, प्री मैच्योर बच्चे का नर्वस सिस्टम भी प्री मैच्योर होगा। और अगर प्री मैच्योर नर्वस सिस्टम होगा तो उसके सारे नर्वस सिस्टम के पार्ट भी प्री मैच्योर या इमेच्योर होंगे, ब्रेन भी इमेच्योर होगा, और 8th नंबर की क्रेनियल नर्व भी इमेच्योर होगी। समझ आ रहा है? और ये सारी चीजें इमेच्योर होंगी, इसका मतलब है सुनाई भी इमेच्योर ही देगा। तो प्री मैच्योर बच्चे में हमें देखना ये है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चे के नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन भी प्री मैच्योर होते हैं, इसलिए उसको हियरिंग लॉस होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन ड्रग एंड एल्कोहल, एक बात दोबारा, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम, नाम तो सुना ही होगा। फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम, माताजी सेवन करती हैं अल्कोहल का, असर बच्चे पर आ जाता है, इस कंडीशन को फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम कहा जाता है।
तो माँ ने 2 पैक लगा लिए रात को और बच्चा सुबह दिक्कत कर गया। दैट इज द कंडीशन ऑफ द फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम। समझ आ रहा है बच्चों? तो फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम वाली यानी जिस माता जी ने प्रेगनेंसी के टाइम पर एल्कोहल का सेवन किया है उसके बच्चे में हियरिंग लॉस होना कॉमन है। याद रखना, उन बच्चों में हियरिंग लॉस होना कहाँ वेरी। आपसे को पूछ रहा है ड्रग, बहुत बढ़िया बेटा, सही बताया पारुल। ड्रग में आप सब जानते हो एंटी ट्यूबरकल ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम बच्चे? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बारे में कहा जाता है ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। कैसा ड्रग है बेटा? दैट इज द ऑटोटॉक्सिक ड्रग। क्लियर है? और कोई आपसे पूछे कि ऑटोटॉक्सिक है ये कैसे हियरिंग लॉस को करवा देता है, तो सेंसरी हेयर सेल जो होती हैं, हेयरी सेल जो होती हैं, उनको डैमेज कर देता है कोटाई के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये जो है ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। तो हियरिंग लॉस फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम वाला भी कराएगा। और ड्रग का रीजन भी क्या है बच्चे? हियरिंग लॉस होना। समझ आ रहा है? वेरी गुड रवीश आर के, सही कहा बेटा, एकदम परफेक्ट परफेक्ट यारी। ड्रग ऑफ बॉलीवुड क्या करेगा बच्चे? ड्रग ऑफ बॉलीवुड का इन दैट द जॉइंटिस, याद है अभी अभी मैंने बताया था कंडक्ट्रस, याद करो। और RH इनकम्पेबिलिटी में भी बच्चे को जॉइंटिस ही होता है। RH इनकम्पेबिलिटी याद करो, माता जी नेगेटिव, फीटस जी पॉजिटिव, तो कंडीशन पैदा होगी दूसरे बच्चे को RH इनकम्पेबिलिटी। सांटो मारूं। समझ आ रहा है बच्चे? RH इनकम्पेबिलिटी यहाँ तक है। लिख दे फिर याद छुट्टी रखना, से, क्या यहाँ पता तक कर एग्जाम ले। में उठ के आ जाए माता जी यहाँ कैसी तक फिर होंगी? छुट्टी से। नेगेटिव। और फीटस जी कैसे भैया होंगे? भैया खुरवा तू। पॉजिटिव। तब जाकर सेकंड बच्चे को क्या होता है? RH इनकम्पेबिलिटी। उस केस में भी बॉडी में क्या बढ़ेगा? बिलिरुबिन। क्या बढ़ेगा बच्चे? बिलिरुबिन। और जब बिलिरुबिन एक्सेस हो जाता है मोर देन 20 mg/dl, याद है, तब ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। और जब ये ब्रेन को अफेक्ट करता है तब जाकर कौन सी कंडीशन होती है बच्चे? कनेक्टरस। और तब जाकर क्या होगा? हियरिंग लॉस। कौन सा वाला? सेंसरी हियरिंग लॉस। ठीक है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन द हाई होगा हियरिंग लॉस। कौन सा वाला? सेंसरी हियरिंग लॉस। ठीक है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन द हाई ब्लड प्रेशर विद प्रेग्नेंट, यानी कि अगर माता जी को प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रीएक्लेम्सिया हो गया, आप भी जानते हो प्रीएक्लेम्सिया में कैरेक्टर मेन आते हैं, एक तो हाइपरटेंशन होना, एक एडिमा होना और प्रोटीन यूरिया होना। सर ने पढ़ाया भी होगा, आप जानते हो, प्रोटीन यूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन। तो अगर माता जी को हाइपरटेंशन ज्यादा है, इस कंडीशन में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से, कौन सी मैकेनिज्म से? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से, इन दैट कंडीशन बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब जो हैं ये कॉज हैं। वापस से रिवाइज करा रहा हूं, रूबेला, प्रीमेच्योर चाइल्ड, ड्रग एंड एल्कोहल, जॉइंटिस, RH फैक्टर और माता जी का प्री एक्लेम्सिया। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है बच्चे? गुड। आपने कहा और अगर किसी को हियरिंग इंपैक्ट हुआ है, अगर आप जानते हो कि हियरिंग इंपैक्ट यानी हियरिंग लॉस हो रहा है, तो उसके बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे असर होते हैं हियरिंग लॉस के। ये आपको समझाने हैं माता जी को, क्योंकि बच्चा आपके पास आया है और आपको बताना है ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत आएगी। सबसे पहला फंक्शनल इंपैक्ट। एक बात बताओ बच्चे, जब आपकी बच्चा सुनेगा नहीं, कमांड आपसे नहीं लेगा, तो परफॉर्म भी नहीं करेगा। और जब सुनेगा नहीं तो परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी तो एकेडमिक रिकॉर्ड भी बिगड़ेगा। और जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड बिगड़ गया, जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? और बिना जॉब के इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें, अगर सुनेगा नहीं तो फिर करेगा भी क्या? समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, और सपोज करो कि अगर ये बच्चा डेफनेस में चला गया, सुनता नहीं है, तो कोई साथ इसके खेलेगा नहीं, सब लोग इसका मजाक उड़ाने वाले हैं, सोशली आइसोलेट हो जाएगा और इमोशनली नेग्लेक्ट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, सोशली आइसोलेट हो जाएगा और
इमोशनली नेग्लेक्ट हो जाएगा। कौन सा बच्चा? जिसको सुनाई नहीं देता। आई होप सो इतना समझ में आ चुका है आपको। तो इन दैट कंडीशन, टिंकू कुशवाहा, हाँ बेटा क्या बता, क्या चाहिए तुझे, क्या लग रहा क्या हो रहा है? सो इन दैट कंडीशन, मशीन लग जाती है ना, मशीन लगा के तो पेस में हार्ट भी काम करने लग जाता है राहुल मीना। मशीन तो क्या है? मशीन तो वेंटिलेटर भी है, मरा हुआ आदमी पड़ा रहता है। मशीन तो मशीन ही है ना, तो क्यों मशीन की नौबत आने दे रहे हो? बेटर है टाइम पे सही कर लो। मशीन तो कहीं भी लगा लो काम कर जाती है। आजकल तो बहुत टाइप टाइप की मशीन आ रही है बेटा। तो आपने कहा कि दैट इज द इमोशनल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, फंक्शनल है एंड इकोनॉमी। ये सारी चीजें असर पड़ती हैं जब बच्चे को, सर एक बार प्लीज टाइप वापस बता दीजिए। हियरिंग टाइप से सुशील सिद्दीकी मैंने बताया था बच्चे के 20 से कम सुनाई नहीं देता तो वो हियरिंग लॉस में चला जाता है। उसके बाद 20 से अगर बात करें तो अगर ये बात है 20 से 49 की, तो दैट इज द विच वन इज माइल्ड, और उसके बाद 20-20 बढ़ाते जाओ मॉडरेट और सीवियर में। ठीक है बच्चे, यहाँ तक करवा वेरी दो गुड। इस भाई से कंजेनाइटल फटाफट, कैटरेक्ट, जो भाई की छुट्टी हो जाए फिर भाई 70%, चल हाँ जाओ यहाँ कल से। लोकेश सोनी मैंने बताया था कंजेनाइटल डिफेक्ट कर जो कर है बेटा कर। वो 70% इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो, आपने कहा सर एक बात है, हर चीज का मैं ये देख रहा हूं कि जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन ये तो इन्फेक्शन कर लिया, इन्फेक्शन, ये नहीं उसका। कैटरेक्ट भी करवा रहा है फिर तेरी इन्फेक्शन, छुट्टी याद से है, फिर चल रहा है जो हियरिंग लॉस भी करवा रहा है ये फेस इन्फेक्शन। पर। तो ऐसा करो, इन्फेक्शन होने के चांस है तो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा लेते? बहुत बढ़िया बात कही आप। अगर वैक्सीन ले ली जाए तो टाइम पे तो इनके चांस कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा ही नहीं, मैं तो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर टाइम से वैक्सीनेशन हो जाए, अगर टाइम से वैक्सीनेशन हो जाए तो इन दैट कंडीशन आपको कौन कौन सी वैक्सीन का ध्यान रखना है? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मीजल्स, मेनिंजाइटिस, रूबेला एंड मम्स। तो ये सिंपल भाषा में एमएमआर वैक्सीन और हिप वैक्सीन लग जाए तो फिर चांस कम हो जाते हैं क्या होने के? कंजेनाइटल कैटरेक्ट और हियरिंग लॉस। समझ आ रहा है बच्चे? अजीत कुमार बेटा, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछोगे फिर कैसे काम चलेगा? अभी बताया था 20 डेसिबल से कम सुनाई दे रहा है, 20 डेसिबल से भी कम आवाज को सुन ले वो नॉर्मल होता है, और जो 20 को नहीं सुनता वो अब नॉर्मल होता है। ठीक है बेटा, अब बार बार क्या करना है? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा एमएमआर या हिप वैक्सीन लग जाती है तो भी इस कंडीशन को बचाया जा सकता है। किस कंडीशन को? क्या नाम है? हियरिंग लॉस और कंजेनाइटल कैटरेक्ट। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। इम्यूनाइजेशन अगर आप चाहो तो उस मां को भी लगा सकते हो जो रिप्रोडक्टिव एज में है। और कौन सी वैक्सीन? कौन सी वैक्सीन? रूबेला वैक्सीन। अगर मां को ही लगा दिया जाए तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन के चांस नहीं होंगे, और कंजेनाइटल इन्फेक्शन के चांस नहीं होंगे तो फिर उसको कंजेनाइटल हियरिंग भी लॉस नहीं होगा। आपने कहा सर रूबेला वैक्सीन के कितने महीने के बाद मां कंसीव कर सकती है? तो आइडियली 3 महीने तक कंसीव नहीं करना, क्यों? रूबेला वैक्सीन जो है वो लाइव है और आपको ये वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 3 महीने कंसीव नहीं करना है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन ये जो लाइव वैक्सीन है ये लगाने के कितने महीने बाद? कम से कम 3, और अगर मिनिमम बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा है तो फिर 1 महीना तो कंट्रोल कर लो। समझ में आ रहा है? 1 महीना नहीं करना कंसीव, वैसे आइडियली 3 महीने नहीं करना कंसीव। बात समझ में आ रही? वेरी गुड। ध्रुव, गहलोत, अंबिका, सबके आंसर सही है। ठीक है बेटा। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा अवॉइड ऑटोटॉक्सिक ड्रग। मैंने बताया था, माता जी को बता देना ऐसा कोई ड्रग नहीं लेना जिससे कि हियरिंग लॉस होने के चांस ज्यादा होते हो। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन। समझ आ रहा है बच्चे? वेरी गुड। तो ये था कौन सा? कंजेनाइटल हियरिंग लॉस। अब हमने अभी तक 2 कंडीशन पढ़ी हैं, कौन कौन सी नाम बताओ एक बार। पहली पढ़ी थी कंजेनाइटल कैटरेक्ट और दूसरा पढ़ा है हमने कंजेनाइटल हियरिंग लॉस। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हम देखने जा रहे हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कौन सी बच्चे? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। एक बात मैं फिर, हिप वैक्सीन क्या है? कौन पूछ रहा है? वैद्यमान गुजर। दीदी बेटा हिप वैक्सीन क्या है? ऐसे मत कर बेटा, हिप वैक्सीन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी।
ठीक है बच्चे। सो इन दैट कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए टेबल कि सुनानी क्या चाहिए थोड़ी देर कंडीशन है। घूमे आओ फिर ने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्म से बच्चे में हार्ट की जो प्रॉब्लम आती है उन्हें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। हाँ या ना बच्चे? दैट इज द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। बाय बर्थ द चाइल्ड हैविंग हार्ट डिफेक्ट। बच्चे में अगर बाय बर्थ ही हार्ट डिफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन को, बेरा का फुल फॉर्म बता दो एक बार। अरे यार तुम बताया तो था बेटा अभी, बेरा, BERA, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मैसेज करके और आप बाकी किसी को अगर उसका आंसर पता है तो कृपया वो उसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? ऐसा मत सोचो कि सर ही देंगे, आप सब स्टूडेंट में मेरे ही हो, आप भी आंसर दोगे तो भी मैं ही आंसर दे रहा हूं, और फिर मुझे लगेगा कोई गलत आंसर दे रहा है तो मैं सही कर दूंगा। ठीक है बच्चे? तो ऐसा मत सोचना कि आंसर कोई भी तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मैसेज बॉक्स में और तुम्हें उसका आंसर आता है, यू कैन गिव आंसर। समझ आ रहा है बेटा? आप बिल्कुल फ्री हो, आप ही तो हो जो मैं हूं, आप हो भी तो मेरे स्टूडेंट। इन दैट ब्रेन स्टेम है, इवोक्ड है, रेस्पॉन्स है और ऑडियोमेट्री, ये है बच्चे बेरा। अब ठीक है आगे बढ़े। कंडीशन हम पढ़ा रहे थे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्या बच्चे? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्लियर है? अब हार्ट डिजीज में हमने देखा जो हार्ट डिजीज है मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड हो रही है। नाम बताओ कोई। एक है असाइनोटिक, वेरी गुड, और दूसरी है बच्चे साइनोटिक। क्या है बच्चे? साइनोटिक। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन असाइनोटिक और साइनोटिक। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है ये बड़ा आसान है, माइंड में छप जाएगा तो याद भी हो जाएगा। बहुत सारी हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मैंने कुछ इंपोर्टेंट चुनी है जिनमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा? तो आपने कहा ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कोई भी, कौन कौन सी है? असाइनोटिक और साइनोटिक। समझ आ रहा है बच्चे? तो असाइनोटिक जो है वो दो टाइप से है। कौन सा? लेफ्ट, पहले मैं एक बार समझा देता हूं। ठीक है बेटा? एक बार देखो, देखो अगर आपको CHD समझना है, क्या समझना है? CHD, तो ये डायग्राम देख लो जो आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले हार्ट है, उसके 4 चैम्बर होते हैं। बन गया 4 चैम्बर हार्ट के। क्लियर बच्चे? हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हुआ लेफ्ट एट्रियम, ये हुआ राइट एट्रियम और ये हुआ राइट वेंट्रिकल। सत्य वचन। समझ आ रहा है बच्चे? ये हुए ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हुआ बाइकस्पिड वॉल्व। यहां से निकलेगा कौन? दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। कौन निकल रही है बच्चे? पल्मोनरी आर्टरी। ये कहां जा रही है? लंग्स में। लंग्स से निकल रही है पल्मोनरी वेन। क्या निकल रही है? पल्मोनरी वेन। आप सोचोगे ये कैसा हार्ट है सर? यहां से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है एओर्टा, यहां से आ रही है इंफीरियर वेना केवा, और यहां से जो आपको हर एग्जाम में है, और राइट साइड का जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड माना जाता है। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। इधर जो ब्लड है वो कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। इधर जो ब्लड है वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ करते जाओ, समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चे? हाँ या ना? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये जो हार्ट का डायग्राम मैं बता रहा हूं आपको, आप ये देखो कि ये लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड मानते हैं, और राइट में कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। अब एक बात सुनो, ऐसा नहीं होता कि राइट साइड में सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां भी लगभग 70% ऑक्सीजन होती है।
हाँ, यहां थोड़ी ज्यादा होती है 95 से 98%। तो इसके कंपेयर में ये बहुत कम है, इसलिए इसको मानते हैं ऑक्सीजनेटेड और इसको मानते हैं डीऑक्सीजनेटेड। पर ये जरूर है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन होती है। हाँ, ये है लेफ्ट में ज्यादा, राइट में कम। बात समझ में आ रही है बच्चे? क्लियर है? तो आपने कहा कि अगर देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जिस, और आप ये भी जानते हो कि लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होता है और इधर प्रेशर जो है वो कम होता है। बेसिक है, आप पढ़ चुके, हार्ट में आप सब बहुत ज्यादा विद्वान हो, तो मैं तो खाली आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर ऐसा कोई डिफेक्ट हो, अगर ऐसा कोई डिफेक्ट हो जिसमें संटिंग, क्या नाम बोला बच्चे मैंने? संटिंग। हार्ट की किस डायरेक्शन में हो? संटिंग अगर किसी बच्चे को लेफ्ट डायरेक्शन से राइट में हो रही है, अगर ब्लड में किसी डिफेक्ट की वजह से ब्लड का फ्लो हार्ट के अंदर लेफ्ट से राइट आ रहा है, कैसा आ रहा है? लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप ये मान के चलना कि इधर जो ब्लड जा रहा है एओर्टा में, वो अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। वो अलग बात है कि कुछ ब्लड कहां आ गया? ऑक्सीजनेटेड राइट साइड में, पर एओर्टा में अभी भी कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। और तो बॉडी में कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। और जब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड होगा तो फिर ये बच्चे असाइनोटिक होगा। समझ में आ रहा है? तो इन दैट कंडीशन आप इस बात को समझ लेना कि जब भी हार्ट के अंदर ब्लड की संटिंग लेफ्ट से राइट होती है, तब तब डिजीज हार्ट की असाइनोटिक होती है। दोबारा बोल रहा हूं, कहां से कहां तक होती है? लेफ्ट से राइट में होती है तो डिजीज असाइनोटिक होती है। पर अगर ये ब्लड का फ्लो कैसे होता? राइट से लेफ्ट में होता, राइट से लेफ्ट में होता, तो इधर ब्लड कैसा हो जाता? मिक्स। कैसा ब्लड हो जाता? मिक्स। तो एयोटा में कैसा ब्लड जाता? मिक्स। बॉडी में कैसा जाता? मिक्स। तो कंडीशन क्या हो जाती? आंसर है साइनोटिक। समझ आ रहा है बच्चे? सत्य वचन, बिल्कुल याद आ रहा है इतना? आपने कहा ठीक है, और बता दो एक बार, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। अगर संटिंग राइट से लेफ्ट हो, अगर राइट से लेफ्ट हो तो साइनोटिक, और लेफ्ट से राइट हो तो असाइनोटिक। दोनों चीजें याद रखो, ठीक है बच्चे? भूलोगे तो नहीं? जब भी संटिंग लेफ्ट से राइट में हो तो असाइनोटिक है, और राइट से लेफ्ट में हो तो साइनोटिक है। हाँ या ना? आपने कहा ठीक है सर। अब बताइए क्या बता रहे थे आप? तो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था, कौन सी डिजीज असाइनोटिक होती हैं और कौन सी डिजीज साइनोटिक होती हैं। आई होप सो समझ में आ रहा होगा इतना आपको बच्चे। ये हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं आपको ये टकरा जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। असाइनोटिक में, असाइनोटिक होने के दो कॉज है। पहला कॉज लेफ्ट टू राइट सेंट, और दूसरा कॉज है बच्चे क्या? दूसरा कॉज का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव। कौन सा है? ऑब्स्ट्रक्टिव। तो कोई पूछे कि असाइनोटिक होने के रीजन क्या है? असाइनोटिक होने के रीजन, थैंक यू प्रवीण, असाइनोटिक होने के रीजन क्या क्या है? तो इन दैट कंडीशन आप ये मान के चलो कि असाइनोटिक होने के दो रीजन है, लेफ्ट टू राइट और ऑब्स्ट्रक्शन। लेफ्ट टू राइट और ऑब्स्ट्रक्शन। आपने कहा सर लेफ्ट टू राइट किस किस में होता है? मैंने कहा वीएसडी। अभी के अभी याद करो, घर पर नहीं रटना इसको, ये तो अभी याद होना है। वीएसडी, एएसडी, पीडीए। दोबारा बोलो, वीएसडी, एएसडी एंड पीडीए। ये जो तीन डिफेक्ट हैं, ये हैं कौन से बच्चे? लेफ्ट टू राइट वाले। तो ये कौन से हो गए? असाइनोटिक। आपसे पूछे वीएसडी कैसा है? असाइनोटिक। एएसडी कैसा है? असाइनोटिक। पीडीए कैसा है? असाइनोटिक।
अरे हाँ बोलो बच्चे। आपने कहा चलो ठीक है। इन दैट कंडीशन, अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होने के रीजन क्या हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन होने का या तो रीजन होगा स्टेनोसिस, और या बेटा क्या रीजन होगा? अट्रेसिया। और क्या रीजन है रुकावट का? रुकावट साइंस में दो ही रीजन है, या तो सकरा होना और या बंद होना। अब बंद होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सकरे से काम चलाते हैं, और सकरा का क्या क्या हो रहा है? रुकावट का, रुकावट। तो ये कौन से हो गए? असाइनोटिक। आपसे पूछे वीएसडी कैसा है? असाइनोटिक। एएसडी कैसा है? असाइनोटिक। पीडीए कैसा है? असाइनोटिक। अरे हाँ बोलो बच्चे। आपने कहा चलो ठीक है। इन दैट कंडीशन, अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होने के रीजन क्या हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन होने का या तो रीजन होगा स्टेनोसिस, और या बेटा क्या रीजन होगा? अट्रेसिया। और क्या रीजन है रुकावट का? रुकावट साइंस में दो ही रीजन है, या तो सकरा होना और या बंद होना। अब बंद होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सकरे से काम चलाते हैं, और सकरा का क्या क्या हो रहा है? एक पहला सकरा क्या हुआ? पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो गई। पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो गई तो भी असाइनोटिक होगा, जब तक कि सीवियर ना हो। समझ में आ रहा है बच्चे? अरे हाँ या ना? सो इन दैट कंडीशन, और अगर एरोटिक एओटा स्टेनस हो जाए तो भी बॉडी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, पर जितना मिलेगा उतना ऑक्सीजनेटेड मिलेगा, तो कंडीशन असाइनोटिक। अरे हाँ बोलो बच्चे। आपने कहा कोआक्टेशन ऑफ एओटा फेवरेट डिजीज है एग्जामिनर की, एग्जाम में। एक तो कोआक्टेशन ऑफ एओटा और एक टेट्रोलॉजी ऑफ हेलर, ये दो डिजीज बड़ी फेवरेट है एग्जाम में, उनको बड़ी याद आती है दोनों की। किस किस की? कोआक्टेशन ऑफ एओटा की और टेट्रोलॉजी ऑफ हेलर की। और जिसकी याद आएगी उसके बारे में तो पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो उस पूछे जाने का क्वेश्चन बनेगा, और जो क्वेश्चन बनेगा वही आपका आंसर है। गुरुसेवक सिंह, थैंक यू बच्चे। तो आपने कहा कि जो भी है इन चीजों को आप इतना समझ के चलो कि हमें कौन कौन से डिजीज के बारे में पढ़ना। अब असाइनोटिक में यूं तो बहुत डिजीज है, पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो टेट्रालॉजी ऑफ हेलट और एक ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। वेरी गुड। और टेट्रालॉजी ऑफ हेलट। समझ आ रहा है बच्चे? तो इतनी सारी डिजीज को अभी पढ़ाना पॉसिबल है नहीं, तो मैं इन डिजीज के बारे में जो जो कॉमन पॉइंट एग्जाम में पूछते हैं उन सब के बारे में बात बता देता हूं। जहां जहां से क्वेश्चन आएगा उन उन पॉइंटों को बताऊंगा इस डिजीज के बारे में। सारी डिजीज का डिस्क्रिप्शन पॉसिबल बच्चे है नहीं, क्योंकि एग्जाम इसी अगले महीने है, और फिर ये 30 डिजीज पढ़ाएंगे तो पूरी पीडियाट्रिक हो गई। समझ आ रहा है बच्चे? तो जितना मैक्सिमम एग्जाम में इंपोर्टेंट है उतना मैं आपको बता दूं। पहले ये याद रखो कि डिजीज कौन सी है बच्चे? दो होती हैं, आपने कहा असाइनोटिक और साइनोटिक। अरे हाँ या ना? सर टेल में पढ़ा दो, टेल में पढ़ा दो बेटा। क्या टेल क्या होता है? डिटेल तो नहीं बोल रहा कहीं तू अमिताभ तोमर? डिटेल कहते हैं बेटा। चलो ठीक है। तो आपने कहा चलो ये हम देख लेते हैं। और बताओ, अब तक जो नए आए हैं सब लोग, मैंने पहले भी कहा था घंटा दबा दें, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें, ठीक है बच्चे, वीडियो को अभी के अभी। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं सबको। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बच्चे? असाइनोटिक। क्या पढ़ा रहा हूं? असाइनोटिक। याद रहेगा बच्चे? असाइन विच असाइनोटिक में अब देखते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था वीएसडी। पूरा नाम बोलो? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट।
क्या नाम बच्चे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बहुत बढ़िया। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, परफेक्ट, पहला क्वेश्चन एग्जाम का। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हार्ट डिजीज कौन सी है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हार्ट डिजीज कौन सी है कंजेनाइटल में? आंसर है बीएसडी। टोटल सीएचडी का 25% पाई जाती है। याद रहेगा, टोटल सीएचडी का कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? दैट इज द 25%। अब आप सब जानते हो वीएसडी है तो फ्लो कहां से कहां आ रहा होगा? फ्लो आ रहा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में। असाइनोटिक है ना, तो फ्लो कैसा आ रहा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो फिर राइट वेंट्रिकल से ज्यादा कहां जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा तो लंग्स पर वर्कलोड बढ़ेगा। और जब लंग्स पर वर्कलोड बढ़ेगा तो आप आंसर देना, इसमें पल्मोनरी साइन आएंगे। क्या आएंगे? पल्मोनरी साइन। वीएसडी में पल्मोनरी साइन इनिशियल पाए जाते हैं। प्रारंभ में वीएसडी में कौन से साइन पाए जाते हैं? आंसर है पल्मोनरी साइन। लंग्स पर वर्कलोड बढ़ने की वजह से जो साइन आ रहे हैं वो है कौन सी बच्चे? दैट इज द पल्मोनरी साइन। याद रहेगा। कोई पूछे नहीं, राइट उर्द्राम पोटिलिया, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी नहीं होती बच्चे। आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट मत टिक कर देना। पूछा जाए वीएसडी में किसकी हाइपरट्रॉफी होती है? आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल की। विक्रम सिंह सोलंकी, सही कहा बेटा। भाई की सारी डिजीज फेवरेट है। समझ आ रहा है? सो इन दैट कंडीशन कोई पूछे आपसे राइट, ऐसे मत कर देना राइट में ज्यादा ब्लड आ रहा है तो यहां की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। नहीं, हाइपरट्रॉफी पहले किसकी होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल की। मन में क्वेश्चन आता है क्यों होगी? एक बात बता, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट में भेज रहा है तो एओर्टा में तो ब्लड कम जा रहा होगा, तो कार्डिक आउटपुट तो कम हो रहा है। इसको कंपेंसेट करने के लिए फोर्स इसको लगाना पड़ेगा, और जब ये फोर्स ज्यादा लगाएगा तो इसी की तो हाइपरट्रॉफी होगी। समझ आ रहा है बच्चे? तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को आंसर क्या देना है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सत्य वचन। समझ आ रहा है बच्चों? आपने कहा चलो ठीक है। वीएसडी के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। 6 to 10% ऑफ टोटल सीएचडी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, 6 से 10% पाया जाता है टोटल हार्ट डिजीज का। हाँ तो बोलो एक बार। पारोलेस, बहुत बढ़िया। एजाइन मेंजर सिंड्रोम, अगर एजाइन मेंजर सिंड्रोम पूछे, ये सही कहा बच्चे ने, अगर एजाइन मेंजर सिंड्रोम पूछे तो आप लिख के आना राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। समझ आ रहा है बच्चे? तो आप लिख सकते हो राइट पारोलेस, बहुत बढ़िया। एजाइन मेंजर सिंड्रोम, अगर एजाइन मेंजर सिंड्रोम पूछे, ये सही कहा बच्चे ने, अगर एजाइन मेंजर सिंड्रोम पूछे तो आप लिख के आना राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। समझ आ रहा है बच्चे? तो आप लिख सकते हो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और बिल्कुल सबका हुआ है, तुम्हारा भी होगा। सिलेक्शन सबका होना है। तुम एग्जाम में बैठोगे, तुम्हें लगेगा हर क्वेश्चन तुम्हें आता है। बस जल्दबाजी मत पढ़ना, जोश में गलत आंसर टिक कर दो। ठीक है बच्चे? आपने कहा एजाइन मेंजर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? आंसर है वीएसडी से। ठीक है, चलो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, वो उस टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे वीएससी, सॉरी क्या पढ़ा रहे थे? एएसडी। ठीक है बेटा, क्या पढ़ा रहे हैं? एएसडी। तो एएसडी में आपने कहा कितना पाया जाता है? 6 to 10% पाया जाता है एएसडी। अब एक बात सुनो, कल मैंने आपको बताया था डाउन सिंड्रोम, याद है ना आपको? अरे हाँ है ना? कोई ये पूछे कि एएसडी सबसे ज्यादा किस डिजीज में, देखो उल्टा क्वेश्चन है, बहुत आसान।
ASD mainly present in which disease? Answer डाउन सिंड्रोम। और उल्टा पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो आंसर है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो इन दैट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये तो इसे प्यार करता है पर ये किसी और को प्यार करता है। ये सबसे ज्यादा डाउन सिंड्रोम को प्यार करता है पर डाउन सिंड्रोम सबसे ज्यादा इसे प्यार करता है। अब ये तो नेचुरल है यार, कोई जरूरी थोड़ी है कि जिसे आप करो वही आपको करे। बात समझ में आ गई बच्चे? वेरी गुड। सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू डिस्कस ASD। ASD तीन टाइप mainly present in which disease? Answer डाउन सिंड्रोम। और उल्टा पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो आंसर है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो इन दैट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये तो इसे प्यार करता है पर ये किसी और को प्यार करता है। टिक होता है, कैसा होता है? असाइनोटिक। कैसा बच्चे? असाइनोटिक। कोई रीजन पूछे असाइनोटिक क्यों होता है, आप आंसर दे देना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में है संटिंग। नरेंद्र बिल्कुल सही है। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये जो फ्लो है वो है लेफ्ट साइड से किधर जा रहा है बच्चे? राइट में, इसलिए डिजीज कैसी हुई? असाइनोटिक। अगला हम पढ़ रहे हैं तो नाम है PDA, पेटेंट, बोलो नाम, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस। जो डक्टस आर्ट्रियोसस है, जो फीटल सर्कुलेशन का पार्ट था, किसका पार्ट था बच्चे? फीटल सर्कुलेशन का पार्ट था, वो बंद हो जाना चाहिए जन्म के बाद। इसको फंक्शनली बंद होने में, फंक्शनली क्लोज होना चाहिए। डक्टस आर्ट्रियोसस है जो फीटल सर्कुलेशन का पार्ट था, किसका पार्ट था बच्चे? फीटल सर्कुलेशन का पार्ट था, वो बंद हो जाना चाहिए जन्म के बाद। इसको फंक्शनली बंद होने में, फंक्शनली क्लोज होना चाहिए कौन? डक्टस आर्ट्रियोसस 10 to 24 आवर्स, 10 से 24 घंटे में ये क्या हो जाना चाहिए बच्चे? बंद हो जाना चाहिए। ठीक है। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि फंक्शनली बंद हो जाना चाहिए, और फीटल सर्कुलेशन में जो डक्टस आर्ट्रियोसस है वो जन्म के कितने घंटे में बंद होना चाहिए? 10 से 24 घंटे में। अगर बंद हो जाए, और बंद होने के बाद वो क्या कहलाएगा? लिगामेंटम। बहुत बढ़िया बच्चे, क्या कहलाएगा? लिगामेंटम आर्ट्रियोसस। क्या कहलाएगा? लिगामेंटम आर्ट्रियोसस। अरे हाँ बोलो। तो आपने कहा सर इसको बंद करने के लिए क्या चीज जरूरी है? इसे बंद करने की दो कंडीशन जरूरी है। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाए एंड ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाए। डक्टस आर्ट्रियोसस को बंद करने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। आंसर है प्रोस्टाग्लैंडिन का कम होना और ऑक्सीजन सैचुरेशन का बढ़ना। समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ, तरुण तिवारी बिल्कुल सही कहा। एक वीक के अंदर
इसको बंद हो जाना चाहिए 1 दिन के अंदर, पर मैक्सिमम बंद हो जाना चाहिए। कोई पूछे कितना वेट कर सकते हैं, तो आंसर है 1 वीक के अंदर। ठीक है बेटा, तो 1 वीक मतलब 7 डे, सही है बिल्कुल। पर पूछे फंक्शनली कब बंद होता है, तो आंसर है 24 घंटे के अंदर। और डायग्नोस कब करते हैं, 1 वीक के बाद, क्योंकि 1 वीक तक वेट कर लेते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा ठीक है। और बताइए सर, इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि रूबेला इन्फेक्शन, मैंने कहा था ना ये तबाही है। रूबेला इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन CHD कौन सी होती है? रूबेला इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन CHD कोई पूछे तो आंसर लिखना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। बहुत बढ़िया बेटा, समझ आ रहा है? तो आपने कहा चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। आपने कहा सर और कुछ, इसमें जो पल्स पाई जाती है भूलना मत, इसमें जो पल्स होती है वो बाउंडिंग पल्स होती है। मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछ जाते हैं। पीडीएम में जो पल्स होती है वो कौन सी होती है बच्चे? आंसर है बाउंडिंग पल्स। कौन सी होती है? बाउंडिंग पल्स। क्लियर है? तो आपने मिस्टी सनवार, बेटा क्या रिपीट करना है बताओ? ये तो बोलो रिपीट क्या करूं, मैं पढ़ा रहा हूं, देखो रिपीट चल ठीक है कर देता हूं। पीडीए का नाम है पेटेंट डक्टस आर्ट सिंह का रिवीजन चलेगा इसमें। इसके बाद इसे बंद होने के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रोस्टाग्लैंडिन का कम होना और ऑक्सीजन सैचुरेशन का बढ़ना। समझ आ रहा है बच्चे? चलो ये भी ठीक है। और बताओ सर, कौन से इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा पाई जाती है? मैंने कहा रूबेला। रूबेला इन्फेक्शन में CHD पाई जाती है, मान लिया। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आंसर है पीडी। आपने कहा सर इसमें पल्स कौन सी पाई जाती है? कौन सी पल्स पाई जाती है? आंसर है बाउंडिंग पल्स। हाँ या ना बच्चे? कौन सा पढ़ा है? बाउंडिंग पल्स। तो आपने कहा एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है बच्चे? एनाटॉमी 1 to 3 मंथ के अंदर, 1 से 3 महीने के अंदर बंद होता है। ठीक है, एनाटॉमिकल। आपने कहा सर और बताइए, और इसमें जो है वो मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। अगर इसका ट्रीटमेंट कोई पूछे, वैसे तो कोई नहीं पूछने वाला क्योंकि CHO लेवल पर ट्रीटमेंट तो डॉक्टर का काम हो जाता है, तो नहीं आता, फिर भी सुन लो। ड्रग ऑफ चॉइस तो आप जानते ही हो, एंडोमेथासिन। क्या देते हैं बच्चे? एंडोमेथासिन 0.1 से 0.25 mg पर kg। क्लियर बच्चे? ये एंडोमेथासिन क्या करता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। जो मुझे चाहिए, मुझे प्रोस्टाग्लैंडिन ही तो कम चाहिए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को कम कर देता है। इसका मतलब ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो जल्दी बंद हो जाएगा डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है बच्चे? तो अभी हमें डक्टस आर्टरियोसस बंद करने के लिए हमने क्या दे दिया इसको? क्या दे दिया? एंडोमेथासिन। क्लियर है? फिर भी बंद ना हो तो लाइगेशन कर देते हैं सर्जरी से। अरे हाँ या ना? तो दैट इज द कंडीशन। आपने कहा पीडीए। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चे पल्मोनरी स्टेनोसिस। जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल से कौन निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल से कौन निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहां जाती है? फिर लंग्स में। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो गई, बात समझ पा रहे हो? यदि पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, इसका मतलब है इसमें ब्लड फ्लो कम हो रहा है, और इसमें ब्लड फ्लो भेजने के लिए राइट वेंट्रिकल के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। सत्य वचन? समझ बेटा? वो सब नरेंद्र एकदम सही कहा, पर उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता ना, सब कुछ मैं ये जानता हूं। आप समझो, पल्मोनरी स्टेनोसिस में वर्कलोड बढ़ेगा राइट वेंट्रिकल के ऊपर। तो पूछे किसकी हाइपरट्रॉफी होती है? राइट वेंट्रिकल की। किसमें? पल्मोनरी स्टेनोसिस में। क्लियर है? एक बात जो तुम्हें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो सुन लो। पल्मोनरी स्टेनोसिस को ही कहते हैं इनफंडिबुलर स्टेनोसिस।
तो कभी एग्जाम में पूछ ले, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ CHO में तो ये लेवल नहीं है पूछने का, बट कभी बड़े एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद रखना। पल्मोनरी स्टेनोसिस को कहा जाता है क्या? इनफंडिबुलर स्टेनोसिस। अब ये पूछेगा कि इसमें कोई खास कैरेक्टर है? बिल्कुल, स्क्वेटिंग पोजीशन। बच्चा कौन सी पोजीशन को एज्यूम कर लेता है? आंसर है स्क्वेटिंग पोजीशन को एज्यूम कर लेता है। समझ आ रहा है बच्चे? तो स्क्वेटिंग पोजीशन को एज्यूम कर लेता है, क्या नाम है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब मन में ये आ जाए, सर ये तो हमने पहले कहीं सुना है, ये तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में भी एज्यूम करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है। तो अगर सब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मैं टिक क्या करके आऊं? अगर स्क्वेटिंग पोजीशन दे के ये पूछे कौन सी हार्ट डिजीज में पाया जाता है, और दोनों ऑप्शन हो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और पल्मोनरी स्टेनोसिस, आप टिक करना टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। जब ये ना हो तब टिक करना पल्मोनरी स्टेनोसिस। समझ आ रहा है बच्चे? सो इन दैट कौन सी हार्ट डिजीज में पाया जाता है, और दोनों ऑप्शन हो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और पल्मोनरी स्टेनोसिस, आप टिक करना टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। जब ये ना हो तब टिक करना पल्मोनरी स्टेनोसिस। समझ आ रहा है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपको मेनली टच करना है कौन सा? स्क्वेटिंग में, दैट इज द विच वन? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। आई होप सो समझ में इतना आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। कौन सी डिजीज बच्चे? कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और काफी सारे क्वेश्चन देता है। इतना समझ लीजिए कि आयोटा का एक पार्ट नैरो हो गया है। सपोज करो दैट इज द आयोटा, और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है बच्चे? इसका नैरो। कौन? ये वाला पार्ट क्या हो रहा है इसका? नैरो। दिस पार्ट बिकम नैरो। तो बात है कि यहां तक तो जो ब्लड है वो आ रहा है, नीचे जो ब्लड जा रहा है वो कम जा रहा है, क्या बेटा? तो ऊपर जो ब्लड है उसका प्रेशर ज्यादा है, और नीचे जो ब्लड है उसका प्रेशर कम है। तो ऊपर जो एओर्टा है वो अपर बॉडी पार्ट को ब्लड लेके जाता है, और ये जो एओर्टा है ये लोअर बॉडी को ब्लड लेके जाता है। समझ पा रहे हो बच्चे? अरे हाँ या ना? तो ये जो अपर बॉडी पार्ट है वहां पर क्या ज्यादा होगा? तो मैं लिख देता हूं, समझना। अपर बॉडी पार्ट में बीपी ज्यादा, यहां बीपी कम। अपर बॉडी पार्ट में पल्स स्ट्रॉन्ग या बाउंडिंग, यहां पल्स वीक। अपर बॉडी पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा, यहां टेम्परेचर कम। अपर बॉडी पार्ट की ग्रोथ ज्यादा, यहां ग्रोथ कम। क्योंकि जहां ब्लड नहीं वहां टेम्परेचर नहीं, वहां बीपी नहीं, वहां पल्स नहीं, वहां ग्रोथ नहीं। आई होप सो समझ में आ गया होगा बच्चे। क्लियर है? तो आपने कहा क्या क्या बताया था मैंने? तो मैंने आपसे ये कहा है कि इस कंडीशन में आप ये याद रखना कि अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में कोआक्टेटिव आयोटा में क्या फर्क आता है। ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप इसका एक्सरे ले लेते हो तो आपको यहां पर जो दिखाई देगा उसे ई साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ई, या तो ई और या 3 स्टार बना लेना। ई साइन और 3 साइन किस कंडीशन में पाया जाता है? आंसर है कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। क्या है बच्चे? कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सो इन दैट कंडीशन, ये था असाइनोटिक के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं
साइनोटिक के बारे में। किसके बारे में? साइनोटिक। अब साइनोटिक के बारे में सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं, वर्ड फेमस है कौन सा? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टोटल कितनी प्रॉब्लम है इसमें? 4 प्रॉब्लम्स। पहला तो क्वेश्चन कम से कम 10 से 20 बार आ चुका है कि विच इज नॉट द इंक्लूड इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। निम्न में से कौन सा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में इन्वॉल्व नहीं होता? मैं 4 लिख देता हूं जो टेट्रा है। सबसे पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस, आप भी बोलो पल्मोनरी स्टेनोसिस। समझ आ रहा है बच्चे? आपने कहा सेकंड बताओ, सेकंड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है बच्चे? दैट इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्लियर? इसके बाद पूछे तो आंसर है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके बाद पूछे तो आंसर है ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। क्लियर बच्चे? सो इन दैट कंडीशन ये जो ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा है, ये है 4 कैरेक्टर जो पाए जाते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। ये टोटल CHD का कितना पाया जाता है? 6 to 10% ऑफ टोटल CHD। 6 to 10% ऑफ टोटल CHD। और एक बात सुन लेना, मोस्ट कॉमन, स्टार बना लेना, मोस्ट कॉमन साइनोटिक CHD इन इन्फेंट। मोस्ट कॉमन साइनोटिक CHD इन इन्फेंट। क्लियर बच्चे? किसके अंदर? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। क्लियर है? डिजीज कैसी है? साइनोटिक। कैसी डिजीज है? साइनोटिक। आपने कहा सर और इसमें एक बात और, इसमें एक्यूट एपिसोड आते हैं। इसमें एक्यूट एपिसोड आते हैं किसके? हाइपोक्सिया, हाइपरपनिया एंड साइनोसिस। इसमें एक्यूट एपिसोड आते हैं हाइपोक्सिया, हाइपरपनिया और साइनोसिस के, जिनको कहा जाता है, जिनको नॉन एज क्या कहते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया विक्रम, आंसर है टेट स्पेल। टेट स्पेल या कहेंगे, आंसर है टेट साइनोसिस। इसमें एक्यूट एपिसोड आते हैं हाइपोक्सिया, हाइपरपनिया और साइनोसिस के, जिनको कहा जाता है, जिनको नॉन एज क्या कहते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया विक्रम, आंसर है टेट स्पेल। टेट स्पेल या कहेंगे ब्लू स्पेल या कहेंगे हाइपर साइनोटिक स्पेल। तीनों नाम है इसके, याद रखना। टेट स्पेल, ब्लू स्पेल या हाइपर साइनोटिक स्पेल, तीनों ही कह सकते हैं इसको। ठीक है बच्चे? ये किस डिजीज में पाए जाते हैं? बेधड़क आंसर लिखना, क्या? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये सब जो है आप याद रखना, ब्लू स्पेल, टेट स्पेल और हाइपर साइनोटिक स्पेल। क्लियर बच्चों? सो इन दैट कंडीशन, अभी तक जितने बच्चे हैं सब ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, नहीं तो करण की तरह ये पढ़ाई काम नहीं आएगी एग्जाम में। समझ आ रहा है ना बच्चे? जैसे विश्वामित्र ने कहा था करण को कि ये मेन टाइम पे पढ़ाई काम नहीं आएगी तुम्हारे, तो जिसने भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब लाइक करें अभी। तो आपने कहा दैट इज नॉन एज द टेट स्पेल, ब्लू स्पेल एंड हाइपर साइनोटिक स्पेल। याद रहेगा बच्चों? आपने कहा चलो ठीक है सर। और बताइए
ये जो ब्लू स्पेल, टेट स्पेल और हाइपर साइनेटिक स्पेल है, ये मोस्ट कॉमन कब दिखाई देते हैं? तो फीडिंग, खाते समय, डेफिकेटिंग, निकालते समय, क्राइंग, रोते समय, ये ज्यादातर इस समय दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? कौन कौन सा बच्चे? आंसर है दैट इज द फीडिंग, डेफिकेटिंग एंड क्राइंग। हाँ बेटा समझ गया मुकेश, परशुराम जी ने कहा था, थैंक यू। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये जो डेफिकेटिंग है, फीडिंग है, क्राइंग है, ये सब चीजें जो हैं इस समय ज्यादा दिखाई देता है। कौन? ब्लू स्पेल और टाइट स्पेल। अरे समझ गया बेटा परशुराम। सो इन दैट कंडीशन आपको ये याद रखना है कि ज्यादा कब दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चे, ब्लू स्पेल, टाइट स्पेल। अब वापस से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कहा था स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन एज्यूम करता है। इसका फायदा क्या होता है? इसे एज्यूम करने से साइनोसिस कम हो जाता है। क्लियर है? किस किस बच्चे में? टेट्रोलॉजी फेलेट में ये पोजीशन एज्यूम करने से क्या हो जाएगा? साइनोसिस कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इन दैट कंडीशन एक बात और सुन लो, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चों में नो साइनोसिस, इस बीमारी की वजह से नो साइनोसिस या फिर माइल्ड साइनोसिस पाया जाता है। एज बढ़ने के साथ साइनोसिस बढ़ता जाता है। जितनी एज बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से साइनोसिस बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चे? अरे कोई श्राप नहीं बच्चे, आप बच्चे हो हमारे, आपको आपकी सफलता ही हमारी सफलता होती है। कभी कोई किसी को श्राप नहीं देता बच्चे, ये तो मैं जस्ट एज ए फन आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि आप जब सक्सेस होते हो तो आपके परिवार को जितनी खुशी होती है उतनी खुशी आपके टीचर को भी होती है। आपका एक सिलेक्शन आपके पूरे परिवार को बैलेंस कर सकता है, मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी। इसलिए हम सब का टारगेट ये रहता है, इसलिए हम सब ने आपको यूट्यूब पे आके फ्री में आपको जितना देने की कोशिश कर रहे हैं उतना देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका भला हो सके। क्योंकि आपका एक सिलेक्शन आपके परिवार के 5 लोगों की स्ट्रेस को हटा देता है और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो बेटर है कुछ अच्छा डिसीजन लोगे लाइफ में। तो आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। ठीक है बेटा? तो जितना आप अच्छे से पढ़ लोगे, और कोशिश ये रहती है टाइम निकाल के, जितना भी टाइम मिलता है मुझे, मैं आता हूँ क्योंकि आपको मैक्सिमम दे सकूँ। ठीक है बेटा? तो ऐसा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा। इन दैट कंडीशन आपने कहा, इन दैट कंडीशन एक बात और समझ लो बच्चे कि साइनोसिस इन्फेंट में ज्यादा है, न्यूबॉर्न में कम है। इसलिए मैंने लिखाया था मोस्ट कॉमन डिजीज साइनोटिक इन इन्फेंट, मैंने नहीं बोला न्यूबॉर्न। ठीक है? इसका एक वर्ड फेमस क्वेश्चन और है, वो आप स्टार बना लेना, बूट शेप हर्ट। ये जूता है, कहीं ना कहीं आएगा जरूर, और अच्छा है ये जूता एग्जाम में पड़ जाए तो, क्योंकि पड़ जाए तो मेरा एक नंबर तो सही हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये जूता एग्जाम में पड़ गया तो आपका कम से कम एक नंबर पक्का एग्जाम है, और एक नंबर से सिलेक्शन श्योर हो जाता है, जो रुकने वाला होता है। तो हम भी चाहते हैं ये जूता जरूर पड़े एग्जाम में। क्या है ये? दैट इज द बूट शेप हर्ट, जिसका दिल ही जूते जैसा हो। समझ में आ रहा है? इन दैट कंडीशन क्या नाम है? दैट इज द साइनोटिक डिजीज। हम पढ़ा रहे हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे हम? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। बात समझ में आ रही है बच्चों? वेरी गुड। इसके बाद आपने कहा सर इसमें कुछ प्रोसीजर्स और है, मैं उन प्रोसीजर के नाम लिख देता हूं जो इसमें प्रोसीजर काम में आते हैं। आप उन्हें सिर्फ नाम याद रखो, इस एग्जाम के लिए तो काफी है। पहला है वाटर स्टोन प्रोसीजर, फिर है पॉट प्रोसीजर, फिर है ब्लेलॉक टॉसिक प्रोसीजर, और फिर है
ब्रुक प्रोसीजर। ये जो 3-4 नाम हैं ये आप याद रखना, ठीक है बच्चे। वाटर स्टोन, पॉट है, ब्लेलोक्टोसिक है और ब्रुक प्रोसीजर है। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें बेटा नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर तो एग्जाम में नहीं थी सीएचओ में, ठीक है। इन दैट कंडीशन ये 4 चीजें हैं जो प्रोसीजर है किसके, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, सत्यवचन। तो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस ऑफ द विच वन, वाटर स्टोन, पॉट, ब्लेलॉक और ब्रुक प्रोसीजर। आई होप सो इतना समझ में आपको आ रहा होगा। चलो लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं इस डिजीज की, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। क्या है बच्चे, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो एओर्टा होता है वो राइज होता है कहां से बच्चे, राइट वेंट्रिकल से। ओह पूरा ही गलत हो गया। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइज हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना चाहिए था और जो कहां से निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से निकलनी चाहिए थी, जो कहां से निकल रही है बच्चों, आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल से। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में 2 सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस केस में क्या होगा, ये पहले एक लाइन समझ लेना, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन न्यूबॉर्न। अगर आपसे ये पूछे न्यूबॉर्न में सबसे ज्यादा कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जो साइनोटिक है, आंसर टिक करके आना, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। इससे पहले वाला क्या था, वो इन्फेंट में था, और ये किसमें है बच्चे, ये है आंसर किसमें, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी मेनली प्रेजेंट कहां होती है, न्यूबॉर्न में। एक बात बता देता हूं, देयर द नो कनेक्शन बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में कोई कनेक्शन नहीं होता, किस किस के बीच में, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के बीच में। वेरी गुड, दैट इज 5 to 10% सही कहा नरेंद्र, एकदम बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो ये पाया जाता है 5 to 10%, बिल्कुल मस्ट। मोगली एकदम सही कहा, मोगली की जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है बेटा, दैट इज द मस्टर्ड प्रोसीजर और जेटनी प्रोसीजर, एक नंबर। तो ये सब जो चीजें हैं ये आप याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन साइनोटिक सीएचडी इन न्यूबॉर्न कौन सी है, ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरीज, और इन्फेंट पूछे तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। इसमें एओर्टा कहां से अराइज हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी कहां से हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सो दैट इज द कंडीशन। राजेश बंसीवाल, बूट शेप हर्ट को समझाओ एग्जाम में कैसा आएगा। क्वेश्चन में बताता हूं, बूट शेप हर्ट प्रेजेंट इन विच कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। बूट शेप एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, बूट शेप हर्ट प्रेजेंट इन विच कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, आंसर पीडीए, वीएसडी, एएसडी, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, आंसर इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। समझ आ रहा है बच्चे। तो इन दैट कंडीशन बता तो दिया बेटा राजेश बंसीवाल। देखो एक क्वेश्चन को बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो, दैट इज वेरी बैड। एक क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं, जो नहीं पढ़ूंगा एक बार और, पर बार बार 10-20 बार मत किया करो, ठीक है बच्चे। ब्रेक लेंगे अभी 10 मिनट के बाद, अभी तो एमसीक्यू करने का टाइम आया है, तुम ब्रेक कर रहे हो, अभी तो हम एमसीक्यू कराएंगे 5 क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आपने कहा ये सारा ज्ञान जो मिला है आज किसके बारे में मिला है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में ब्रीफली देखा है हमने, और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्जाम इंपोर्टेंट से काफी इंपोर्टेंट बेटा। हाँ सही कहा, ऋषिकेश एम्स में आया था, अरे भाई का ज्ञान है कहीं ना कहीं एग्जाम में आते ही आता है, ऐसा थोड़ी होता है एग्जाम में ना आए, बेफिक्र रहो, एग्जाम में आएगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी करवाएगा। आवाज एग्जाम हॉल तक आती है, दूर तक जाती है, ठीक है बेटा। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा, तो वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। सो नाउ नेक्स्ट कंडीशन हम जो देख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखो मैं सीएचओ डॉक्टर तो है नहीं, वो ना सर्जरी करने वाला है, तो वो बेसिक क्या करेगा, वो काउंसलिंग देगा, किसको, पेरेंट्स को।
ठीक है बच्चे। तो इन्फॉर्म द पेरेंट दैट पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग, वो ये बता रहा है कि मुझे स्क्रीनिंग क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि सीरियस हार्ट प्रॉब्लम हुई तो मैं इसे रेफर कर सकता हूँ। इसलिए एक बार मेरा इसे स्क्रीनिंग करना जरूरी है। स्क्रीनिंग कैसे करोगे सर? मैंने कहा कलर देखूंगा। और कैसे करोगे सर? मैंने कहा रेस्पिरेशन देखूंगा। और क्या देखूंगा? मैंने कहा पोजीशन देखूंगा, कौन सी पोजीशन ले रहा है बच्चा। और क्या सुनना है? मैंने कहा हार्ट साउंड सुनूंगा। ये सब चीजें मुझे देखनी है, स्क्रीनिंग करनी है, तभी तो मैं कहूंगा प्रॉब्लम समथिंग बिगर एंड वी हैव टू रेफर द चाइल्ड। तो स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ माता जी स्क्रीनिंग करने दीजिए, क्योंकि मुझे एक बार ये देखना है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। सीएचओ साहब गले में स्टेथोस्कोप होगा आपके, और आपकी फोटो फेसबुक पे आएगी, लिखा हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बेटर ये है कि वो जो जो आप फीलिंग लेना चाहते हो उसके थोड़ा सा पढ़ लो, फिर आप लिखोगे फेसबुक पे आज पेशेंट को देखा ओपीडी में, गले में स्टेथोस्कोप होगा, चेहरे पे स्माइल होगी, उसमें 50 लाइक आएंगे और आप खुश हो जाओगे। घर वाले ही बड़े शौक से दिखाएंगे देखो हमारा बच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? बिल्कुल। तो आपने कहा ये सब चीजें स्क्रीनिंग करनी है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या करना है। इन्फॉर्म द पेरेंट द बेबी स्क्रीन थ्रू द पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से क्या देख लोगे आप? ऑक्सीजन का सैचुरेशन, पता चलेगा कि प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर है नहीं। और जब आप ऑक्सीमीटर लगाने जा रहे हो, पल्स ऑक्सीमीटर, तो घर वाले घबरा जाते हैं। हाँ तरुण तिवारी बेटा सही कहा, स्क्वेटिंग पोजीशन यानी नी चेस्ट पोजीशन ही। टेट स्पेल किसी को आ रहा है तो सबसे पहले उसको नी चेस्ट पोजीशन दे दो। समझ में आ रहा है ना? सही कहा आपने। तो आपने कहा कि इन दैट जैसे आप पल्स ऑक्सीमीटर को लेते थे घर वाले घबरा जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, कहीं बच्चे को दर्द? अरे बेटा उससे दर्द नहीं होता, समझा देना। पल्स ऑक्सीमीटर इज नॉट ए पेनफुल, ए सिंपल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम देख रहे हैं, लगाना है बस। कोई इसमें ब्लड सैंपल नहीं लेना, कोई दर्द नहीं होगा बच्चे को। तो घर वाले घबराएंगे तो आप उन्हें समझा देना वो घबराए नहीं, और समझाने में तो नंबर 1 हो आप। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो इन दैट कंडीशन तो आपको ये पता होना चाहिए कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसमें क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसमें कोई पेन नहीं है, उसे लगाने दीजिए, ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक करने दीजिए, देखने दो प्रॉब्लम क्या है। क्लियर बच्चों? गुड। आपने कहा इसके बाद इसी के साथ पूरा हुआ है कौन? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्या पूरा हुआ बच्चे? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अब पढ़ाने लगा बच्चे, तो ये बता बेटा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अब पढ़ाऊंगा तो फिर एग्जाम में बाकी टीचर क्या पढ़ाएंगे? वो मैं पढ़ा दूंगा, पर इतना टाइम मैं वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, तो बेटा अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए कृपया आप इधर देखो, ठीक है? आपने कहा रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, ये लास्ट बर्थ डिफेक्ट है हम जो आज पढ़ रहे हैं। बर्थ डिफेक्ट इसके बाद पूरे हो जाएंगे, ठीक है? फिर नंबर आएगा डेफिशिएंसी का। जैसे मैंने कल बताया था ना 4D बताई थी ना, 4D कौन कौन सी? डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डिजीज और डेवलपमेंटल डिले। उसमें से पहला पढ़ रहे हैं हम डिफेक्ट, ठीक है? अब आपने कहा रेटिनोपैथी जो है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी है, वो क्या है? देखो रेटिना की प्रॉब्लम है, समझ में आया? इनका मतलब रेटिना की प्रॉब्लम है, और पैथी का मतलब होता है डिजीज। आपने कहा कहाँ रेटिन, देखो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, एक बार जब आपके फंडा वाले सर आएंगे वो आराम से पूछना, कल उनकी क्लास होगी और यहाँ पर आप क्वेश्चन डालना, वो सब बताएंगे कौन से हैंड में कौन सी फिंगर में लेना है, पहले फिंगर को क्लीन करना है क्या नहीं करना है, किससे करना है कि नहीं करना है, वो सब चीजें बेटा फंडा वाले में आप थोड़ा ज्ञान वहां से लेना, ठीक है? इसलिए अभी आप बिल्कुल मेरे साथ चलो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहां क्वेश्चन बन रहा है मैं खुद बोल रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट का, ठीक है बच्चे? बाकी के जो बन रहे हैं वो बाकी के सर बता देंगे आपको, बिल्कुल आप नहीं वीडियो बेस्ड नहीं आएंगे, सीएचओ में वीडियो बेस्ड नहीं आते, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा 90%, ऑनलाइन पेपर होने के चांस बहुत कम है। तो आपने कहा रेटिना की डिजीज है, और इसका कॉज क्या है? कॉज क्या है बच्चे?
आंसर है प्री मैच्योरिटी। क्या कॉज है? प्री मैच्योरिटी। समझ आ रहा बच्चे? तो ये जो प्री मैच्योरिटी है, रेटिना की डिजीज है, प्री मैच्योरिटी की वजह से हुई है। आपने कहा कैसे हो गई? चलो एक बात कर लेते हैं, ठीक है? कोशिश करना समझने की। बच्चा कैसा पैदा हुआ है? प्री मैच्योर। मानते हो? हाँ सर। लंग्स कैसे होंगे? इमैच्योर। गुड, यहां तो ठीक हो। लंग्स इमैच्योर होंगे तो बच्चे को हाइपोक्सिया होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। हाइपोक्सिया होगा तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगा। होगी, बिल्कुल होगी। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगी तो VEGF, क्या नाम बताया मैं? VEGF, पूर्ण नाम बताओ। पूर्ण नाम सुनो। राम राम। वस्कुलर राम जी अंकल जी। एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। समझ आ रहा है बच्चे? वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर क्या है? ज्यादा बनेगा। और ये क्या करेगा? ये न्यू वस्कुलराइजेशन या न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत छोटी छोटी कई सारी नई वेसल्स बन जाएंगी जो इमेच्योर होंगी। क्यों बनेंगी? ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। क्यों बन रही हैं? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। वेसल्स बन जाएंगी। ये क्या करेगा? ये न्यू वस्कुलराइजेशन या न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत छोटी छोटी कई सारी नई वेसल्स बन जाएंगी जो इमेच्योर होंगी। क्यों बनेंगी? ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। क्यों बन रही हैं? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से। कौन बना रहा है इनको? कौन बढ़वा रहा है इनको? वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। ये बढ़ेगा तो नई वेसल्स बन जाएंगी। और कहां बन रही हैं? रेटिना में। कहां बन रही हैं? रेटिना में। और रेटिना में बनेंगी तो फिर रेटिना में अगर जरूरत से ज्यादा वेसल्स बन जाएंगी तो प्रॉब्लम तो आएगी। अति का भला तो कुछ नहीं होता। ना अति का भला ऑक्सीजन होती और ना अति कम ऑक्सीजन अच्छी होती। जरूरत से ज्यादा भी एबनॉर्मल है। जब जरूरत से इनको वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, ये बढ़ेगा तो नई वेसल्स बन जाएंगी। और कहां बन रही हैं? रेटिना में। कहां बन रही हैं? रेटिना में। और रेटिना में बनेंगी तो फिर रेटिना में अगर जरूरत से ज्यादा वेसल्स बन जाएंगी तो प्रॉब्लम तो आएगी। अति का भला तो कुछ नहीं होता। ना अति का भला ऑक्सीजन होती और ना अति कम ऑक्सीजन अच्छी होती। जरूरत से ज्यादा भी एबनॉर्मल है। जब जरूरत से कम एबनॉर्मल है। तो ब्लड वेसल्स अगर ज्यादा बन गई, अगर ब्लड वेसल्स ज्यादा बन गई हैं, इसका मतलब ये है कि रेटिना में प्रॉब्लम है और आपको ये प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी। आपने कहा क्या हुआ है सर? पोटेंशियल बाइंडिंग डिजीज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रेटिनल वेसल्स। अभी बताया था VEGF के बढ़ने से। किसके बढ़ने से? VEGF के बढ़ने से। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा व्हेन बेबी बॉर्न प्री मैच्योरिटी रेटिनल वेसल्स कैन ग्रो एबनॉर्मली। कैसे होता है वो देखो एक बार। ये है पुपिल, ये है आइरिस। ये जो दिखाई दे रहा है रेटिना, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ज्यादा बन गई। और ये जो ज्यादा बनी है ब्लड वेसल्स, इसलिए इसे कहते हैं रेटिनोपैथी। और ये क्यों बनी है?
शर्मिल यादव, बेटा अब रिपीट वापस से करूं? चलो ठीक है। एक्चुअल में मैंने क्या बताया था, बच्चा प्री मैच्योर है, बताया था मैंने आपको भी। बच्चा कैसा है? प्री मैच्योर। लंग कैसे हैं? इनमैच्योर। बच्चे में क्या होगा? हाइपोक्सिया। कोशिश करो समझने की। हाइपोक्सिया होगा तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगी, और कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगी, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में VEGF का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किसका बढ़ेगा प्रोडक्शन? VEGF का। और VEGF का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? क्या है VEGF? वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। और जब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब ये है बच्चे कि कंडीशन क्या निकल के आ रही है? ओवर ग्रोथ हो जाएगी ब्लड वेसल्स की। किसी ग्रोथ हो जाएगी? ब्लड वेसल्स की ओवर ग्रोथ हो जाएगी। और जब ब्लड वेसल्स की ओवर ग्रोथ होगी, इसका मतलब ये है कि फिर रेटिना में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा बनेंगी, हाँ या ना? और जब ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा बनेंगी, इसका मतलब ये निकल के आया कि रेटिना की डिजीज होगी। और जो रेटिना की डिजीज होगी वो कहलाएगी रेटिनोपैथी। क्या कहलाएगी बच्चे? रेटिनोपैथी। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना बच्चे? तो ये जो कंडीशन है रेटिनोपैथी की, वो आप एक बार देख लीजिए। अगला जो है, देखो मैंने बताया था कि ये जो सिंपल ब्लड वेसल्स है, दिख रहा है ना आपको, ये नॉर्मल है, इतना होता ही है। पर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप देख रहे हो ब्लड वेसल्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये जो चीजें हैं वो आप देख रहे हो। इस वजह से क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो सकती है, मे बी। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन ये जो ब्लाइंडनेस है वो हो सकती है किसमें? इस कंडीशन में। ठीक है बच्चे? तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, मेरी बात सुनो। ये मैंने पूरे करवाए हैं आपको डिफेक्ट। क्या करवाए हैं? डिफेक्ट। टोटल कितने पढ़ाए? 9। और हर चीज को मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छे से। सो इन दैट कंडीशन कि आप जो है, अब हम जो इन 9 डिफेक्ट के MCQ देखते हैं 4-5। क्या देखते हैं? MCQ। क्लियर बच्चे? तो सबको आंसर देना जरूरी है। मैं MCQ दिखा रहा हूं, सब अपना आंसर देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है बच्चे? तो तैयार हो जाओ। इसके बाद MCQ कराने के बाद हम ब्रेक देंगे आपको। ठीक है? ब्रेक देंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम आपको करेंगे अगला पॉइंट डिस्कस, इसका नाम है डेफिशिएंसी। ठीक है बच्चे? वेरी गुड। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर दो सब बच्चे फास्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, फास्ट। सबके आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया। गरिमा, स्वाति, एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए बिना आंसर करे।